हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका फ्यूचर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग मगध साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। मगध साम्राज्य मतलब उत्तर भारत का इतिहास। ठीक है, मगध जो है वो भारत के उत्तर में पड़ता है, इसलिए इसे कहा जाता है उत्तर भारत का इतिहास। मगध साम्राज्य की अगर हम बात करें तो महाभारत से जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले वृषद वंश का शासन था। अगर कभी भी क्वेश्चन में आता है कि मगध पे सबसे पहले किसका शासन था और ऑप्शन में वृषद वंश रहता है तो वो ऑप्शन सही होगा, परंतु अगर वृषद वंश नहीं है तो फिर हर्यक वंश ही राइट आंसर होगा। ठीक है, महाभारत से जानकारी क्या मिली कि मगध पे सबसे पहला जो शासक था वो था वृषद वंश, और वृषद वंश का प्रतापी शासक कौन था? जरासंध। लेकिन इतिहास या ऐतिहासिक प्रमाण कुछ ऐसा मिला नहीं, इसलिए कह दिया गया कि मगध पर सबसे पहला शासक हर्यक वंश का था। हर्यक वंश से ही स्टार्ट होता है मगध साम्राज्य। मगध जो है 16 महाजनपद में एक ऐसा महाजनपद था जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और सबसे विस्तृत भी था। मगध के शक्तिशाली होने या विस्तृत होने का कारण क्या था? तो देखिए, विस्तृत उपजाऊ मैदान, जितना भी एरिया मगध के अंदर आता था उसका जो मैदान था, उसका जो मिट्टी थी वो बहुत ही उपजाऊ थी, तो खेती बहुत अच्छा होता था, कृषक बहुत अच्छे थे, प्राकृतिक सुरक्षा वहाँ उपलब्ध थी, वन की बहुलता थी और हाथी की उपलब्धता थी भी वहाँ अच्छा खासा होता था और व्यापार में वृद्धि हो रही थी। खनिज संसाधन भी बहुत अच्छे उपलब्ध थे। अगर हम बात करें कि विस्तृत मैदान था, खेती करते थे, तो खेती करने की जो तकनीक होती है उनमें लोहों का प्रयोग होने लगा, यानी लोहे का प्रयोग होने लगा। कुल्हाड़ी जो बनता है वो सब, धान की रोपाई की पद्धति जो है उस समय विकसित हुई। तो ये सब कारण थे कि महाजनपद विस्तृत हुआ और वहाँ की शक्तिशाली होता गया। मगध पर अगर हम राजवंशों की बात करें तो टोटल 7 राजवंशों ने मगध पे शासन किया। मगध पर 7 राजवंशों का शासन था। हमने बहुत बार ये ट्रिक पढ़ी है, बहुत जगह आपने सुनी होगी। ये ट्रिक है हसीन माशुक सात। हसीन माशुक सात, ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप मगध साम्राज्य के वंशावली को पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं कि कितने राजवंशों ने यहाँ शासन किया। हसीन यानी ह से हर्यक वंश, सी शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। सर्वप्रथम हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। इन 7 राजवंशों ने मगध पर शासन किया। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे हर्यक वंश के बारे में। तो हर्यक वंश का जो शासन काल रहा वो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा, यानी टोटल 62 वर्षों तक, 62 ईयर्स तक हर्यक वंश ने शासन किया। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। बिंबिसार ने शासन किया 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक, और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी गिरिब्रज को। उसके बाद इसका नाम बदल दिया, राजगिरी रख दिया। गिरिब्रज को ही राजगिरी कहा जाता है, लेकिन उस टाइम उन्होंने गिरिब्रज बनाया और दूसरी बार राजगिरी को बनाया। बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगीर को बनाई। बिंबिसार जो थे उन्होंने अपने क्षेत्र का जो विस्तार है वो अपने विवाह से किया। विवाह में उन्हें दहेज के स्वरूप में कुछ क्षेत्र मिल जाते थे, उस क्षेत्र को वो मगध में मिलाकर अपने राज्य का विस्तार करते थे। तो बिंबिसार ने पहला विवाह किया था कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की जो बहन थी कौशला देवी से। ठीक है, कौशला देवी से इन्होंने अपना प्रथम विवाह किया और इस विवाह से उन्हें काशी प्राप्त हुआ था, जिसे हम बनारस के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने दूसरा विवाह चेलना से किया जो कि वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी, और तीसरा विवाह किया छेमा से जो कि पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। ठीक है, इन 3 विवाहों से उन्हें कुछ क्षेत्र प्राप्त हुए और उस क्षेत्र को इन्होंने मगध में मिला लिया और अपने राज्य का विस्तार किया। जो चेलना थी, इनसे इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिनका नाम था अजातशत्रु। ठीक है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। मतलब बिंबिसार और चेलना के पुत्र थे अजातशत्रु। बिंबिसार जो थे उनका युद्ध हुआ किसके साथ? तो अवंती के राजा प्रदोत के साथ।
और बिंबिसार जीत भी गए। लेकिन इन दोनों राज्यों में फिर दोस्ती हो गई, यानी अवंती और मगध में दोस्ती हो गई, बिंबिसार और राजा प्रदोत में दोस्ती हो गई। राजा प्रदोत को क्या हुआ, पांडु रोग हो गया। अब उज्जैन के जो राजा थे उन्होंने बिंबिसार के राजवैद्य थे जीवक, बिंबिसार के राजवैद्य थे जीवक, उनको बुलवाया, बोला कि आप अपने जीवक को, अपने राजवैद्य को राजा प्रदोत के इलाज के लिए भेज दीजिए। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को राजा प्रदोत के इलाज के लिए भेज दिया, जीवक को। ठीक है, तो अवंती के राजा प्रदोत को जब पांडु रोग हो गया तो उनके इलाज के लिए राजवैद्य जीवक जो है मगध से गए और उन्हें ठीक भी कर दिया। अब अवंती के राजा खुश हो गए, उज्जैन के राजा खुश हो गए और उन्होंने उन्हें कुछ राज्य, कुछ क्षेत्र जो है उपहार स्वरूप दे दिया। ठीक है, जब उन्हें उपहार स्वरूप दिया तब अजातशत्रु ने कहा कि इस क्षेत्र पे मैं राज्य करूँगा। बिंबिसार ने कहा कि नहीं, इसके पूर्व भी जब अंग राज्य को जीत लिया था मैंने, तब उसके शासन का अधिकार जो है वो अजातशत्रु को दे दिया था। बिंबिसार ने अजातशत्रु को अंग राज्य सौंपा था। अंग राज्य पे शासन कर रहे थे अजातशत्रु पहले से, और अब उनका कहना था कि अवंती से जो कुछ हिस्सा मिला है उपहार स्वरूप, उस पे भी उसको राज करना है। बिंबिसार ने मना कर दिया और अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी और राजगद्दी पा ली, अपने ही पिता की हत्या कर दी। ठीक है, बिंबिसार जो थे उन्होंने ही गांव को शहर से जोड़ने का काम करवाया, सड़क बनवाए, पुल बनवाए और भी बहुत से कार्य किए थे बिंबिसार ने। बिंबिसार बौद्ध के समकालीन थे, वो बौद्ध धर्म को मानते थे और बौद्ध के समकालीन थे। ठीक है, तो हमने देखा कि बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने राजगद्दी पाने के लिए कर दी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अजातशत्रु की, क्योंकि बिंबिसार के बाद अजातशत्रु का शासन चला। ठीक है, तो अजातशत्रु को पितृहंता कहते हैं, ये तो हमने जान लिया क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ही पिता की हत्या कर दी राजगद्दी पाने के लिए, इसलिए अजातशत्रु को पितृहंता कहते हैं। साथ ही उन्हें कुणिक भी कहा जाता है। अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक शासन किया और इनके शासन काल में ही प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म में कि 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं, जिनमें पहली बौद्ध संगति जो है अजातशत्रु के समय हुई थी। कहाँ पर हुई थी पहली बौद्ध संगति? राजगीर में। ठीक है, राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति जो है वो अजातशत्रु के टाइम हुई थी, क्योंकि अजातशत्रु की राजधानी राजगीर थी। तो प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय राजगीर में हुई थी। अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया और जीतकर वैशाली को मगध में मिला लिया। और जब उन्होंने वैशाली पर आक्रमण किया था तब उन्होंने 2 हथियार का प्रयोग किया था, रथमूसल और महाशिला कंठक। नाम याद रखिएगा, रथमूसल और महाशिला कंठक, ये 2 हथियार थे जिनका प्रयोग अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण के टाइम किया था। अजातशत्रु के पुत्र थे उदयीन और इन्होंने भी अपने पिता की हत्या कर दी। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की और फिर अजातशत्रु के बेटे ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। इसीलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सब एक अपने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त कर लेते थे। ठीक है, तो अजातशत्रु की हत्या कर दी उसके पुत्र उदयीन ने। अब उदयीन ने शासन स्टार्ट किया। 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक उदयीन शासन किया और उन्होंने राजगीर से बदलकर राजधानी पाटलिपुत्र को बना दिया और पाटलिपुत्र की स्थापना भी उदयीन ने की है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की है? उदयीन ने की है। कहाँ? तो गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर स्थित है पाटलिपुत्र, और उन्होंने अपनी राजधानी भी पाटलिपुत्र को बनाई।
उदयन बहुत चालाक था, उसको पता था कि मेरा बाप मेरा दादा को मार दिया और हम अपना बाप को मार दी, कहीं मेरा बेटा भी हमको ना मार दे। इसलिए उन्होंने पहले ही अपने शासन को अपना शासक जो अपना उत्तराधिकारी जो है वो अपने पुत्र नागदशक को बना दिया। ठीक है, अगला शासक बन गया नागदशक। इन्होंने कुछ खासा किया नहीं, योग्य शासक नहीं था ये। कुछ समय तक इन्होंने शासन किया, 412 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद नागदशक का सेनापति था शिशुनाग और इसने अपने राजा नागदशक की हत्या कर दी। नागदशक के सेनापति ने यानी शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दी और शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो चलिए देखते हैं अब शिशुनाग वंश। हर्यक वंश नागदशक तक रहा। नागदशक के सेनापति शिशुनाग ने हत्या कर दी और शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश की स्थापना की और शिशुनाग वंश का जो शासन काल था 412 ईस्वी पूर्व से लेकर के 344 ईसा पूर्व, कहीं कहीं 345 भी रहता है, 344 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश ने शासन किया। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने 412 से 394 ईस्वी पूर्व तक शासन किया और इन्होंने क्या किया कि राजधानी को वैशाली बना दिया। पाटलिपुत्र से हटाकर राजधानी वैशाली को बना दिया और इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि इन्होंने अवंती पर आक्रमण किया और अवंती को जीत भी गए और अवंती को मगध में मिला लिया। इसके बाद इसके उत्तराधिकारी बने कालाशोक। इन्होंने 394 से 366 ईसा पूर्व तक राजगद्दी पे शासन किया और इन्होंने पुनः दोबारा वैशाली से बदल के राजधानी पाटलिपुत्र को बना दिया और इनके शासन काल में दूसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के टाइम, दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के टाइम पाटलिपुत्र में हुई। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे नंदीवर्मन और इनकी हत्या इनके सेनापति जो थे महापद्मानंद इन्होंने कर दी और महापद्मानंद ने एक नए वंश नंद वंश की स्थापना की। ठीक है, और इन्होंने 344 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व तक शासन किया। किसने? महापद्मानंद ने। ये जैन धर्म के अनुयायी थे। नंद वंश के जो शासक थे महापद्मानंद, ये जैन धर्म के अनुयायी थे और महापद्मानंद ने क्षत्रियों पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इन्हें सर्वक्षत्रांतक भी कहते हैं। इन्होंने कलिंग पे भी आक्रमण किया और कलिंग को जीत लिया, इसलिए इन्हें एक उपाधि मिली थी, एक राट की उपाधि, एक राट। ठीक है, कलिंग को जीतकर एक राट की उपाधि धारण की थी महापद्मानंद ने। और ये कैसे पता चला? तो कलिंग नरेश खारवेल जो थे उन्होंने अभिलेख लिखा है, हाथी गुम्फा अभिलेख। उसमें इस बात को उन्होंने बताया है कि कलिंग पर महापद्मानंद ने आक्रमण किया और एक राट की उपाधि धारण की थी। महापद्मानंद जो थे वो शूद्र वंश थे, शूद्र थे, पहले शूद्र शासक थे महापद्मानंद। ठीक है, पहले शूद्र शासक थे महापद्मानंद जिन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी। उन्हें सर्वक्षत्रांतक भी कहते हैं और उन्हें एक राट भी कहते हैं। जब इन्होंने कलिंग को जीता तो वहाँ पर सिंचाई के लिए इन्होंने नहर बनवाया था और इनके 9 पुत्र थे। इनके उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो उनका पुत्र था वो घनानंद था और ये नंद वंश का अंतिम शासक भी था और इन्होंने 326 से 322 ईसा पूर्व तक शासन किया था घनानंद ने। और घनानंद जो था ये सिकंदर का समकालीन था। ठीक है, घनानंद सिकंदर का समकालीन था और बहुत ही क्रूर शासक था ये। इसके समय पे 326 ईसा पूर्व में जब ये शासक बना उस टाइम मेसोडोमिया का जो शासक था सिकंदर, उन्होंने आक्रमण कर दिया था। यूनान का शासक था, ठीक है, उसने आक्रमण किया और इसके आक्रमण के बारे में जो चाणक्य थे उन्हें पता चल गया था कि वो आक्रमण करने वाला है। इसलिए चाणक्य जो थे वो घनानंद के दरबार में गए और घनानंद को उन्होंने बताया भी कि सिकंदर आक्रमण करने वाला है। पर घनानंद बहुत घमंडी थे और उन्होंने चाणक्य का अपमान कर दिया। चाणक्य पंडित थे,
तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। आपको पता होगा कि चाणक्य के बारे में विष्णुगुप्त भी कहते हैं उन्हें। तो वो रखते थे अपनी चोटी, वो एक चोटी रखते थे। तो घनानंद ने उनका अपमान कर दिया और कहा कि इसके चोटी पकड़ के इसे यहाँ से निकाल दो। चाणक्य का अपमान हो गया। अब उन्होंने ये प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक मैं तुम्हें मगध के साम्राज्य की गद्दी से नीचे नहीं उतार देता तब तक मैं सांस नहीं लूँगा। और उन्होंने ऐसा किया भी। उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर उन्होंने घनानंद को पराजित भी किया और नंद वंश को खत्म करके मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो घनानंद के समय हो गया सिकंदर का आक्रमण। 3 वंश हमने पढ़े मगध साम्राज्य के, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। इन 3 वंशों के बाद घनानंद के समय हुआ था सिकंदर का आक्रमण। तो हुआ था क्या? विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण भी इसके बाद हम पढ़ेंगे। विदेशी आक्रमण होने के बाद स्थापना हुई थी मौर्य वंश की, तो वो भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।